नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में। शुरुआत करते हैं पहली खबर की। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने यह आश्वासन दिया है कि हरियाणा में पक्की भर्ती होने तक आउटसोर्स कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रमोशन, पीएफ समेत कई अन्य सुविधाएं देने पर भी सहमति बनी है। यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भारतीय मजदूर संघ की करीब 3 घंटे बैठक चली और इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा मांगों पर सहमति बनी। प्रदेश सरकार ने हर तरह के आउटसोर्स कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का अहम फैसला लिया। अभी तक 29,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा चुका है और अगले 1 महीने में 56,000 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद सहमति भी बनी। 10 आकस्मिक अवकाश और 10 चिकित्सा अवकाश के साथ पीएफ भी कटेगा। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश समेत सभी सुविधाओं के लाभ पर सहमति बनी है। पैक्स कर्मचारी पदोन्नत होकर बैंकों में जाएंगे, इसके लिए उनको टेस्ट पास करना होगा। 41 पैक्स कर्मचारी अधिकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। ग्रामीण कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। एनटीपीसी झाड़ली के प्लांट में ईएसआई की डिस्पेंसरी भी खुलेगी। चीनी मिल कर्मचारियों की समस्याएं भी हल होंगी। भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार और महामंत्री हवा सिंह मेहला के नेतृत्व में हुई बैठक में कर्मचारियों के करीब 2 दर्जन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। बैठक के बाद भारतीय मजदूर संघ के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने सीएम के साथ हुई मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उसमें मुख्य रूप से हमारी एक बड़ी मांग थी कि ये जो आउटसोर्स का, कॉन्ट्रैक्ट का या कर्मचारी है, एचकेआरएन में जो कर्मचारी भेजा जा रहा है, इसको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत मेडिकल फैसिलिटी की और सोशल सिक्योरिटी की रहती है। तो हमको ये बताया गया है कि अभी तक 29,000 कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा में लाया गया है और वह आने वाले 1 महीने के अंदर 85,000 इन कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से पीएफ के साथ भी सरकार वार्ता करके और उनको पीएफ के कैसे इसको जोड़ा जा सकता है, इन 85,000 कर्मचारियों को सरकार पीएफ से भी जोड़ेगी। इसके अलावा शुगर मिल कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मजदूर संघ के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। एड्स कंट्रोल सोसाइटी के बाइलाज बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सोसाइटी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, ऐसे में इनके बाइलाज हरियाणा सरकार नहीं बना सकती। मुख्यमंत्री ने एनएचएम की वेतन विसंगति की मांग पर भी विभाग को गहनता से स्टडी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐतिहासिक स्थल राखी गढ़ी पहुंचे। सीएम ने म्यूजियम और अन्य विकास कार्यों का यहां जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को काम में काफी तेजी लाने के निर्देश भी दिए। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ऐतिहासिक स्थल राखी गढ़ी पहुंचे। सीएम ने म्यूजियम और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम मनोहर लाल ने म्यूजियम में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल ने राखी गढ़ी पहुंचकर खुदाई कार्य का जायजा लिया।
उन्होंने खुदाई में मिले अवशेषों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम ने कार्य में देरी पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से जवाब तलबी की। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि काम धीमी गति से है, इसमें तेजी लाएं। मैं नवंबर में फिर दौरा करूंगा। सीएम ने कहा, भारत सरकार और ईएसआई से मिलकर राखी गढ़ी का ऐसा स्वरूप बनाया जाएगा जिससे टूरिस्ट पर्यटन के लिए आए, लोग हमारी प्राचीन सभ्यता को देखें। म्यूजियम जल्दी ही तैयार हो जाएगा। म्यूजियम में खुदाई में निकले पुराने अवशेष भी रखे जाएंगे। मित्रों, ये दो गांव हैं, राखी खास और राखी शाहपुर जी। दोनों गांवों का एरिया एक प्रकार से, जैसे आपने बताया, बहुत महत्व का ये स्थान है। यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष यहाँ मिले हैं, जिसके कारण से यहाँ के विकास को हमने जो एक मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर के, ईएसआई के साथ मिलकर के, हरियाणा सरकार सब मिलकर के इसका कोई एक स्वरूप ऐसा बनाए ताकि लोगों को, बाहर के लोग यहाँ जो पर्यटन करने वाले यानी टूरिस्ट हैं, वो यहाँ आए और आकर के इन चीज़ों को देखें कि हमारे देश की सभ्यता कितनी पुरानी है और उस समय के लोगों का व्यवहार, जीवन कैसा रहा है। उसके लिए कि म्यूज़ियम भी बना रहे हैं हम। उस म्यूज़ियम की बिल्डिंग अब बन रही है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और जो माउंट्स हैं वहाँ भी खुदाई का काम अभी चालू है। वहाँ जो भी अवशेष मिलेंगे उनको सुरक्षित रखा जाएगा। और यहाँ के जो पॉन्ड्स हैं उनका भी ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, वो भी। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि गैबी नगर से राखी गढ़ी को जाने वाले 5 किलोमीटर के रोड को चौड़ा किया जाएगा। यहाँ की एक रोड जो है उसको भी उन्होंने चौड़ा करने के लिए कह दिया है। राखी गढ़ी से लेकर के और गैबी नगर तक ये रोड लगभग 5.5 किलोमीटर की रोड है, इसका चौड़ाकरण किया जाएगा। सड़क थी जींद से सीधा हिसार। अभी तो इसको सीएम साहब आपने घोषणा की थी राखी गढ़ी में, अभी इसको चौड़ा कर रहे हैं ताकि लोगों को इस स्थान के ऊपर आने जाने में, फिर उसी प्रकार से एक रोड नारनौल वाली जो सड़क है नारनौल जी, उसके साथ इसको मिलाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की अप्रोच आने जाने वालों को अच्छी मिल जाए। बाकी जो आप कह रहे हैं उसका विचार करें। राखी गढ़ी से सामान तस्करी होने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे निकलने वाला सामान राष्ट्रीय संपत्ति है, लोगों के पास सामान रखा गया है, इसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई। हम यहाँ हरियाणा पुलिस और ईएसआई की संयुक्त सुरक्षा तैनात रखा जाएगा। कोई भी आदमी पास से जाएगा और बिना काम के लिए नहीं आ पाएगा। ईएसआई के साथ कुछ बातों को लेकर व्यवधान आ गया था, परंतु नवंबर में उसे दूर कर दिया गया। यह पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। सामान जो यहाँ का है वो यहीं आएगा, कहीं जाएगा नहीं। अभी भी जो गांव के लोगों के पास सामान रखा हुआ है, आज भी एक नौजवान यहाँ, उनका मेरे पास इतना सामान रखा है जिसकी प्रदर्शनियाँ लगाई थी। वो सामान जितना भी इस क्षेत्र से निकलेगा वो राष्ट्र की संपत्ति है और उसमें लोग खुशी से उसको आगे जमा कराने के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम सिक्योरिटी का भी प्रबंध कर रहे हैं, ईएसआई की तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी और हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी मिला करके, ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई चोरी या कोई और उस इलाके में भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस होगी ताकि कोई भी आदमी फ्रीली वहाँ ना जा सके। यहाँ जो जाना है वो काम से जाएगा, पास बनवा के जाएगा, या जो विजिटर होंगे उनको भी पास से अंदर अनुमति मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राखी गढ़ी के सभी 11 माउंट्स के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक दीर्घकालीन पुनर्वास नीति तैयार की जाए। नीति बनाते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि ऐसे परिवारों की आवासीय सुविधा के साथ साथ उनकी आजीविका के साधन भी सुनिश्चित हो। पुनर्वास के लिए स्थानीय विधायकों, पंच सरपंचों के सहयोग से ग्रामीणों से बातचीत कर उनके लिए व्यवस्था की जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे विस्थापित परिवारों जो पशुपालन का काम करते हैं, उनके लिए पंचायत और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से एक योजना बनाए। इसके तहत पंचायत की जमीन पशुपालन विभाग को पट्टे पर दी जाए। पशुपालन विभाग इस जमीन पर 10 से 20 पशुओं के लिए संयुक्त शेड या अलग अलग छोटे शेड का निर्माण करे। तदनुसार शेड को ऐसे परिवारों को पशुओं के लिए दिया जा सकता है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा होमस्टे नीति तैयार की गई है, जिसके तहत ग्रामीण अपने घरों में 1 या 2 कमरों का उपयोग टूरिस्ट के ठहराव के लिए कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से विधिवत लाइसेंस दिए जाएंगे। इस होमस्टे नीति से राखी गढ़ी के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने
कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में होम स्टे कल्चर को प्रचलित करना है, ताकि एक तरफ जहां स्थानीय लोगों को नया रोजगार मिले, तो वहीं टूरिस्ट को भी हरियाणा की संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिले। उन्होंने टिक्करताल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर लगभग 30 परिवारों को होम स्टे नीति के तहत लाइसेंस दिए गए हैं, वे उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राखी गढ़ी के बारे में नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे पर साइन बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा हरियाणा पर्यटन निगम के परिसरों और अन्य पर्यटन स्थानों पर राखी गढ़ी के ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित किया जाए, ताकि प्रदेश और देश के लोगों को राखी गढ़ी के बारे में जानकारी मिल सके। आगामी दिनों में राखी गढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा मिले। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राखी गढ़ी की खुदाई से मिली सभी कलाकृतियां राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए इन्हें न केवल संरक्षित करने बल्कि सुरक्षित करने की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राखी गढ़ी में खुदाई से मिली कलाकृति और अन्य पुरानी वस्तुओं की सूची तैयार करें। इसके अलावा यदि ग्रामीणों के पास भी ऐसी कलाकृति मौजूद है तो उनकी भी एक सूची तैयार की जाए। सीएम ने कहा ग्रामीणों से बातचीत कर इन कलाकृतियों को म्यूजियम में रखने की व्यवस्था की जाए और ग्रामीणों को बताएं कि म्यूजियम में कलाकृति देने वाले व्यक्ति का नाम भी प्रदर्शित किया जाए। देश की आइकॉनिक साइट राखी गढ़ी में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। इस साइट पर भी पर्यटकों को लुभाने के लिए काफी तैयारियां की जा रही हैं। राखी गढ़ी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप डी की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसे हटने के मामले में कड़ा रुख अपनाया। तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इस मामले में पुलिस को गलत राय के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट, पूरे मामले को समझिए। भ्रष्टाचार पर मनोहर प्रहार, तत्कालीन एसएचओ को किया बर्खास्त, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर भी गाज, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। जी हां, एक बार फिर सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। केंद्र सरकार में ग्रुप डी की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसे हटने का मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर रहे तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इस मामले में पुलिस को गलत राय देने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में उनके सामने 19 शिकायतें या समस्याएं रखी गई थी, जिनमें से सभी पक्षकारों को सुनने के बाद उन्होंने 16 शिकायतों को मौके पर ही निपटा दिया। बैठक में रखे गए एजेंडे के बाद मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्यों की भी जनहित संबंधी शिकायतें सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्र सरकार में ग्रुप डी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इस मामले में आरोपित व्यक्ति की पहले भी धोखाधड़ी की हिस्ट्री है, इसलिए उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ये शिकायत सोहना निवासी ने की थी, जिसमें उसने आरोपित व्यक्ति को 3.5 लाख रुपए देने का आरोप लगाया था। सोहना पुलिस ने जांच के दौरान इसे आपसी पैसे के लेन देन का मामला कहते हुए बताया कि परिवादी और आरोपी के बीच पैसों के लेन देन का कोई सबूत या लिखित पढ़त नहीं है। पुलिस आयुक्त गुरुग्राम में नियुक्त डीडीए ने इसे प्रथम दृष्टि में दोनों पक्षों के बीच में दीवानी मामला होने की राय दी थी। इस जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगले बार की मीटिंग के लिए
जिनको पेंडिंग रखा गया है उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं, जिसके अंदर कुछ प्रमुख जो है बता देता हूँ कि एक तो एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उस केस को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है और वहां पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और व्यक्ति भी जो जिसके खिलाफ ये शिकायत है, पता लगा कि उसका भी हिस्ट्री है, वो ठीक नहीं है, वो इस प्रकार के कामों में पहले भी लगा रहता है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल है। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता की कमान संभाली है, तभी से ही सीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेते नजर आ रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। जेईई एडवांस रिजल्ट 2022 के परिणाम में हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई पहल सुपर 100 कोचिंग के छात्रों की ओर से शानदार प्रदर्शन किया गया। यहां के 41 छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। सीएम मनोहर लाल ने छात्रों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। रिपोर्ट आप देखिए। सुपर 100 कार्यक्रम ला रहा रंग। हरियाणा के 41 छात्रों ने किया कमाल। सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। बीते दिनों जारी किए गए जेईई एडवांस रिजल्ट 2022 के परिणाम में हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई सुपर 100 कोचिंग के छात्रों की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। यहाँ के 41 छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की है। अब ये सभी छात्र आईआईटी, एनआईटी जैसे बेहतरीन संस्थानों में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। छात्रों की इस सफलता के चर्चे हर तरफ हो रही हैं और उन्हें सभी बधाई संदेश दे रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेईई एडवांस में सफल छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के गरीब मेधावी छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम बहुत सफल रहा। खुशी की बात यह है कि सरकारी स्कूलों के 41 छात्रों ने आईआईटी जेईई एडवांस 2022 पास कर माता पिता का नाम रोशन किया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि सुपर 100 कार्यक्रम है क्या। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निशुल्क परीक्षा तैयारी करने का अवसर मिलता है। सरकार की कोशिश है कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर कर सके। अब आपको समझाते हैं कि एक कार्यक्रम के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा और प्रवेश परीक्षाओं के तैयारियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। चयनित छात्रों को 2 साल के लिए मुफ्त कोचिंग और आगे की उच्च शिक्षा की सुविधा। इस योजना के तहत छात्रों को बोर्डिंग, हॉस्टल और खाने पीने की सुविधा। मनोहर सरकार का ये पूरा प्रयास है कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी से भी पीछे ना रहें और इसी का परिणाम है कि 41 छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में कमाल किया है। और ड्रैगन फ्रूट की खेती कर करनाल के घरोंडा के रहने वाला प्रगतिशील किसान कुलदीप लाखों कमा रहा है। हरियाणा सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना भी चला रही है। मनोहर सरकार इस योजना को कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक किसान अधिकतम 10 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी ये अनुदान प्राप्त कर सकता है। देखिए रिपोर्ट।
मनोहर राज में किसानों की बल्ले बल्ले। ड्रैगन फ्रूट की खेती से बढ़ी आमदनी। मनोहर सरकार किसानों को दे रही अनुदान। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर करनाल के घरोंडा का रहने वाला प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा न सिर्फ लाखों रुपए कमा रहा है, बल्कि देश और विदेश के किसानों के बीच भी ख्याति प्राप्त की है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में कुलदीप का परिवार इतनी महारत हासिल कर चुका है कि कई राज्यों के किसान और विदेशी लोग भी ड्रैगन फ्रूट फार्म देखने के लिए आते हैं। कुलदीप ने आधी एकड़ से ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की थी। किसान कुलदीप का कहना है कि अगर किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि किसानों के पास अब जमीन कम होती जा रही है और वे कम जमीन में खेती कर लाखों कमाना चाहते हैं। लेकिन ये धान और गेहूं जैसी परंपरागत खेती में संभव नहीं है। ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती कम जोत वाले किसानों के लिए बड़ा विकल्प है। इसमें कम लागत आती है और पानी की भी बचत होती है। इसके अलावा बेहतरीन उत्पादन होता है। यदि बात की जाए इसकी कीमत की, तो एक फल का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। बाजार में एक ड्रैगन पीस फ्रूट का रेट 80 से 100 रुपए तक है। ये फल एक पिलर पर 10 किलो से 12 किलो तक आता है। किसान की माने तो ड्रैगन फ्रूट की खेती की विशेषता यही है कि इसके पौधों में रोग और कीट नहीं लगते। अभी तक इसके पौधों में किसी तरह के कीट लगने या बीमारी होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस तरह से इसकी खेती में कीटनाशकों का प्रयोग ना के बराबर होता है, जिससे किसान का कीटनाशकों पर किए जाने वाला खर्च भी बच जाता है। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल जिले में, जहां पर एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है। कुछ ही देर बाद उससे भी आपकी बात करवाएंगे, जो 2018 के अंदर साउथ अफ्रीका में गया और वहां विदेश में अपना नाम चमकाने के लिए गया था, मगर वो अपने क्षेत्र के अंदर वापस पहुंचा और अपने जिले का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो विदेशों में जाने का होड़ है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हमारे साथ कुलदीप राणा है, क्योंकि 2018 में वो विदेश जाने के लिए उन्होंने सोचा था और विदेश गए भी। उसके बाद वहां की खेती को लेकर, जो वहां की खेती है उसको अपने ही प्रदेश के अंदर लेकर पहुंचे। कुलदीप से सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कुलदीप, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या वो खेती है, किस तरह की खेती है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं पेशे से बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। जी। मैं एक एल&टी में हाइड्रोकार्बन डिवीजन में सीनियर इंजीनियर रहा। लगभग 5 साल मैं साउथ अफ्रीका में रहा। 2018 में जनवरी में मैं यहाँ से चला गया था। वहाँ पे मैं करीबन 1-1.5 साल, काफ़ी जब आप नए एरिया में जाते हैं तो घूमते हैं फिरते हैं, तो वहाँ मैंने एवोकाडो और ये ड्रैगन फ्रूट ये दोनों देखा। एवोकाडो का मौसम जो है वो हमारे यहाँ समझिए कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने प्लांटेशन किया था एवोकाडो का, वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमने ड्रैगन फ्रूट भी लगा के देखा। ड्रैगन फ्रूट हमने हाफ एकड़ से शुरुआत की थी, आधे एकड़ से हमारे यहाँ सफल हुए। फरवरी 2019 में हमने प्लांटेशन की आधे एकड़ की, उसमें सफल हुए। करीबन उसके 2 साल के बाद में हमने 1 एकड़ और एक्सटेंड किया, जिसपे अभी आप फ्रूट भी देख रहे हैं, फ्रूट आया हुआ है। तो बिल्कुल अब करनाल जिले के अंदर ड्रैगन फ्रूट आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, करीबन आधा किलो का ये ड्रैगन फ्रूट आप जो देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों पर जो है लटकता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा सरकार भी अब किसानों को इस पर अनुदान देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे कि जो किसानों की आय है वो कहीं ना कहीं दुगनी होगी। कुलदीप, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सरकार की तरफ से अनुदान राशि भी दी जा रही है इस पर? जी, अनुदान राशि मिल रही है। अभी इसके लिए एप्लीकेशन वो लोग ले रहे हैं। इस पे 1 एकड़ पे 1,20,000 रुपए की सब्सिडी अभी हरियाणा सरकार दे रही है। ये स्टेट वाइज वेरी करता है, लेकिन हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी ड्रैगन फ्रूट पे अभी फिलहाल दे रही है, जिसमें 70,000 रुपये आपको स्ट्रक्चर का पैसा मिलता है और 50,000 यानी सीडलिंग इसकी पौधे का मिलता है। पर एकड़ 1,20,000 रुपये। जी। कुलदीप, इसके साथ साथ बात की जाए, जिस तरीके से बात की जाती है सरकारों के द्वारा कि आपकी आय है, जो किसानों की आय है वो दुगनी हो जाती है, क्या लग रहा है कि अगर इस खेती में हम आते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं आते हैं, तो क्या लगता है कि उनकी आय दुगनी होती है? जिस तरीके से आप करीबन 2018 से इस खेती को बढ़ावा दे भी रहे हैं, करनाल जिले के अंदर सबसे पहले किसान आप हैं। जी।
शायद हरियाणा के अंदर मेरे हिसाब से प्रोडक्शन लेवल पे शायद अभी सबसे ज़्यादा शायद हमारा ही चल रहा है फिलहाल। इसमें 2019 से जब हमने प्लांटेशन कर दी थी, उसके बाद से हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ता चला गया। उसको देखा-देखी में हमने और एक्सटेंड कर दिया और अभी और भी एक्सटेंड कर रहे हैं। ये करीबन हमारे पास ये समझ के चलिए 3 एकड़ का प्लॉट है पूरा। और ये हम छोटे किसान की कैटेगरी में आते हैं। गेहूँ, धान हम लगाते हैं तो उसमें ये समझिए कि एक कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। ये तो बस समय बर्बाद करने वाली वो समझ के चलिए। बात करें इनकम की, एक जो छोटा किसान जिसके पास ज़मीन यानी 5 एकड़ के नीचे है, उसके लिए सबसे बढ़िया फसल ये है। अभी होने ना होने वाली बात हो जाती है कि हमारे एरिया में होगा नहीं होगा। हम हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल, घरौंडा हमारा कस्बा पड़ता है। हमारे यहाँ दोमट मिट्टी है। खाली जहाँ उस ज़मीन के अंदर जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ छोड़ के बाकी ये कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे आपकी मिट्टी की कंडीशन कैसी भी हो। इनकम की बात करें, अगर आपने इसका प्लांटेशन किया, 1 एकड़ पे ज़मीन पे आपने इसको लगाया, तो तीसरे साल मिनिमम 10 लाख रुपए की आपको आमदनी होनी चाहिए। कुलदीप, जानकारी हमें ये भी मिली है कि आधे एकड़ से शुरुआत करी, अब करीबन 1.5 एकड़ में आप खेती कर भी रहे हैं। अभी 1.5 एकड़ में हमारा एट ए प्रेजेंट प्रोडक्शन आ रहा है और अभी हम ये समझ के चलिए पूरे 3 एकड़ में इसको लगाने के प्लान में, जिसमें हमारा एक प्लॉट पे अभी भी हम और भी प्लांटेशन कर रहे हैं, यानी पोल्स हमने लगाना चालू कर दिया है। और फ्रूट का आप जैसे साइज़ की बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे बाइट में, फ्रूट का साइज़ का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। शायद इंडिया के अंदर में मेरे हिसाब से अभी 1120 ग्राम हाईएस्ट जो फ्रूट का साइज़ गया है, वो हमारे ही फार्म का गया है। और हम ऑर्गेनिक वे से इसकी प्रैक्टिस रखते हैं, पूरा ऑर्गेनिक वे में करते हैं इसको, शायद इसकी वजह से भी और हमारी प्रैक्टिस की वजह से भी, और इसमें वैरायटी का तो अहम रोल रहता ही है। कुलदीप, एक सवाल मेरा और रहेगा। जिस तरीके से 2018 के अंदर आप विदेश पहुंचे और कुछ ऐसे अपने युवा साथी भी देखे होंगे जो काफी विदेश में जाने के लिए इच्छुक भी रख रहे हैं, इच्छा भी रख रहे हैं, जाहिर कर रहे होंगे, तो उन भाइयों से क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से आप विदेश से अपने ही वतन लौटे वापस, और कहीं ना कहीं जो सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो दुगने आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन भाइयों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, विदेश की तरफ हम क्यों जाते हैं 2 पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमको वो सोर्स ऑफ इनकम या वो पैसा नहीं मिल पाता, इसके लिए हम विदेश का रुख करते हैं उस तरफ में। विदेश में जाने के लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस भी देखता हूँ, आपके चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस देखते हुए, कोई डोंकी करके जा रहा है, कोई पैसा खर्चा करके जा रहा है, कोई भाई हमारा लौट ही नहीं पाता वहाँ से, एकदम ये समझ के चलिए इस तरह से बैड न्यूज़ आती है। लेकिन मैं जिस तरह से गया था वो हम कंपनी के थ्रू ही गए थे, यानी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, लगातार 5 साल से मैं काम कर रहा था, उन्होंने ही मेरा काम देखा, उसके बाद मेरे को विदेश में भेजा, यानी मैंने कोई 5 पैसा भी खर्चा नहीं किया और मेरी इनकम भी काफ़ी हैंडसम सैलरी मैं वहाँ पे ले रहा था। यहाँ से ये समझ के चलिए कि एक आदमी जो 1 साल में कमाता है वो मैं 1 महीने में ले रहा था, सैलरी नहीं है। तो ये बिल्कुल ये वो किसान कुलदीप है जिन्होंने विदेश जाने की सोची और विदेश गए भी, उसके बाद अपने ही वतन वापस लौटे, अपने ही जिले के अंदर लौटे। और देख सकते हैं अब किस तरीके से मेरे पीछे की तस्वीरें, जिस तरीके से ड्रैगन फ्रूट हैं वो काफी संख्या के अंदर इस समय इन पेड़ों पर लगते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह के सरकार भी कहीं ना कहीं सहयोग इन किसानों को देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से चाहे कुलदीप हो, कुलदीप के माता पिता हो, वो लगातार इस फार्मिंग पर कहीं ना कहीं वो विशेष ध्यान जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुलदीप के पिता ने भी ड्रैगन फ्रूट की खेती को काफी लाभदायक बताया है। नहीं, बहुत बढ़िया खेती है भाई, मेहनत की खेती है। जो आदमी मेहनत करना जानता है या मेहनत कर सकता है उसके लिए तो बहुत बेटर है। कितने एरिया में कर रखी है आपने? ये 2.25 एकड़ है, पहले हाफ एकड़ में की थी हमने। हाफ एकड़ से रिस्पॉन्स हमारे को बढ़िया मिला, बढ़िया रिजल्ट मिले, फिर आगे एक्सटेंड किया। ये 1 एकड़ 1.25 एकड़ के करीब अभी हम फिर करेंगे। शुरुआत किस प्रकार की थी? तो शुरुआत बहुत अच्छी थी। शुरुआत में तो देखो शुरू में तो टांग सब खींचे ही हैं और हमारे को भी खतरा ही था, क्योंकि कॉस्टली खेती है, पैसा लग रहा था खूब, भी होगी नहीं होगी। अब होगी है, हमारे लिए तो बहुत ईजी है। आपका लड़का बाहर नौकरी करता है? हाँ, बाहर नौकरी। हाँ, अभी आया था ये 4 महीने पहले, 5 साल बाहर रहा है। बस अब सोच रहे हैं कि इसको दोबारा ना जाना पड़े, मेरे साथ ही मिल के यहाँ काम करें, क्योंकि यहाँ हमारा काम बहुत हो गया। देख रेख किस प्रकार कर रहे हैं? देख रेख खुद कर रहे हैं हम, लेबर के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, खुद अपने हाथ से काम लेबर नहीं रखते। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट क्या है। क्या होता है ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार की कैक्टस बेल है। भारत में इसे कमलम के नाम से पहचान दी गई है। इसके फल गूदेदार और रसीले होते हैं। ड्रैगन फ्रूट 2 तरह का होता है,
एक सफेद गूदे वाला और दूसरा लाल गूदे वाला। इसके फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं। फूल रात में खिलते हैं और सुबह सुबह तक झड़ जाते हैं। इसके एक पौधे से 8 से 10 फल मिलते हैं। हरियाणा सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना भी चला रही है। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए मनोहर योजना। ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रति एकड़ 1,20,000 रुपए अनुदान देने की व्यवस्था। इसमें से प्रति एकड़ 70,000 रुपए ट्रेलिसिंग सिस्टम के लिए, 50,000 रुपए ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने के लिए दिए जाते हैं। मनोहर सरकार इस योजना को कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसान अधिकतम 10 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी यह अनुदान प्राप्त कर सकता है। अनुदान की मांग के लिए आसान तरीका ये है कि बागवानी विभाग की वेबसाइट पर जाएं और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दें। ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देकर मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पूरी कोशिश है कि प्रदेश का किसान खुशहाल रहे। हरियाणा डायरीज में इतना ही। नमस्कार।